स्टार्ट कर इधर देखो, ये 123 एमसीक्यू नंबर 123, इसमें थोड़े कैलकुलेशन है, मैं आपको बता रहा हूं, सब मेरी बात सुनो। ये है अ स्टोन ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, मास 0.5 किलोग्राम है, और टाइड विद अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर है। अ स्टोन 0.5 किलोग्राम, लेंथ 1 मीटर, it is revolving in a circle, okay, in a circle, is moving in a circular path with a speed of tangential speed given है 4 मीटर पर सेकंड, ये टेंजेंशियल स्पीड है। द टेंशन एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग, आप टेंशन मालूम करो, तो टेंशन बराबर होगा mv² by r, द टेंशन फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन हमारे पास बराबर होगा mv² by r, तो टेंशन बराबर हुआ 0.5 किलोग्राम, और v 4 जा 16 हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 मीटर है। आफ्टर मल्टीप्लाइंग ये सब कुछ करा के आपके 16 मल्टीप्लाई 0.5, तो आपके पास आ जाएगा 8, और ये आंसर आया न्यूटन में, 8 न्यूटन। तो न्यूटन नहीं बताया, 8 बताया है। अब इधर देखो जरा, ठीक है, 124 बच्चों, 124 में अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील 4 मीटर इन डायमीटर, ये हमारे पास एक रिम है, एक रिम है हमारे पास, दिस इज अ रिम, ये हमारे पास रिम है। जिस तरह आप रोटी ले लो, रोटी, ओके, द शेप इज लाइक अ रिम, ओके। तो अच्छा, ये अंदर, सॉरी, ये अंदर से खोखला है, इस तरह एक रिम मैंने लिया, ये मैंने, उसको हम डिस्क कहते हैं, जो मैंने रोटी का एग्जांपल दिया वो डिस्क है, ये एक रिम है हमारे पास, रिम। अ पॉइंट ऑन अ रिम, ये पॉइंट है, इसको एटम ले लो, ऑन दी रिम, और उसका, इस रिम का डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर आपको गिवन है, डायमीटर आपको गिवन है। जो डेटा गिवन है पहले उसको देखो। द पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील 4 मीटर इन डायमीटर, 4 मीटर उसका डायमीटर है, has a velocity of 1600 सेंटीमीटर पर सेकंड, टेंजेंशियल वेलोसिटी 1600 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये सेंटी 2 जीरोस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील, इस व्हील की एंगुलर वेलोसिटी मालूम करो। तो इधर देखो जरा, v, r और ओमेगा, इन तीन एजेंट्स का आपस में एक रिलेशन है, वो ये है कि v बराबर होते हैं r ओमेगा के, तो ओमेगा बराबर होगा v डिवाइड बाय r के। तो v बेटा आपको गिवन है, v इधर है 16 मीटर पर सेकंड, समझे ना, और डायमीटर आपके पास 4 मीटर है, तो डायमीटर को जब आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो रेडियस हो जाता है, तो ये 2 मीटर, तो ये आपके पास 2 इसके साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा, और मीटर के साथ 8 रेडियन पर सेकंड। तो आपके पास इधर डी ऑप्शन है। 125, ये अब 125 एमसीक्यू नंबर 125 में ये है कि अ फ्लाई व्हील गेन्स अ स्पीड ऑफ 540 रिवोल्यूशन पर मिनट, ये एंगुलर वेलोसिटी आपको गिवन है, 540 रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएस का मतलब होता है रिवोल्यूशंस पर मिनट, इन 6 सेकंड्स, टाइम 6 सेकंड है। आपसे पूछा गया है द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मालूम करो, द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा मालूम करो, तो अब गेन्स एट अ स्पीड ऑफ 540 रिवोल्यूशन इन 6 सेकंड्स, तो अल्फा बराबर है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी के, तो ओमेगा रिवोल्यूशन पर सेकंड इसके बराबर है, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं रेडियन पर सेकंड में, तो रिवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन, और ये पर सेकंड, 1 रिवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के, किसके, 2 पाई रेडियन, और डिग्रीज में वो 360 डिग्री के बराबर है, लेकिन हमने आंसर जब लाना है तो SI यूनिट्स में हमने लाना है, तो रेडियन SI यूनिट है, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा, ये 540 मल्टीप्लाई 2 और पाई और रेडियन पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय, अच्छा पर सेकंड है क्या, मिनट है, मिनट तो नहीं है ना, पर मिनट है, हाँ पर मिनट है, तो डिवाइड बाय 60 सेकंड हो जाएगा बेटा, है समझे ना। तो ये 2 पाई रेडियन और ये 60 सेकंड, और एक टाइम ये है, ये भी आपको गिवन है 6 सेकंड, तो ये सेपर के साथ कैंसिल हुआ ना, और ये 6 9 हुआ ना, और ये हुआ 3,
और 3, ये 2, समझे ना? क्या आ जाएगा? ये 9 हुआ ना, अब ये 6 है ना, वो तो कैंसिल हुआ ना, तो ये 2 3 हुआ ना, और 3 3, तो ये 3 पाई रेडियन पर सेकंड आएगा आपके पास। 3 पाई रेडियन पर सेकंड। आप कैलकुलेशन करो, जो मैंने किया, मैंने डायरेक्ट कैंसिल किया वहां पे। 126 a mass is revolving in a circle which is in the plane of a paper। ओए, ये हमारे पास सामने जो व्हाइट बोर्ड दिखता है, ये एक प्लेन है हमारे पास, प्लेन, ठीक है। एक मास है, वो सर्कल में घूम रहे, इस तरह ये सर्कल में घूम रहे। a mass is revolving in a circular path, ठीक है। फिर बताइए आगे क्या है, ठीक है। a mass is revolving in a circle which is in the plane of a paper, the direction of tangential acceleration is upward to radius, towards the radius, tangential, तो tangential to the circle होगा, लेकिन ये इस तरह नहीं, ये सबर करो, at right angle to angular velocity। तो इधर देखो, tangential acceleration किसके बराबर है? ये कौन सा acceleration के बने? ठीक है, ठीक है। The direction of tangential acceleration, tangential acceleration r अल्फा के बराबर है ना, तो वो इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह होगा ना। और एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा ना, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन is at right angle to angular velocity। एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो किस एंगल से होगा? राइट एंगल से होगा। हम उसके दरमियान एंगल हमारे पास होते हैं 90 डिग्री। 127 में a mass of 1 किलोग्राम, मास हमने लिया 1 किलोग्राम, is connected to a fixed point by a string of 1 meter length, length of the string 1 meter in length and whirled in a circle of 1 second, circle in 1 second, 1 यानी सिर्फ 1 सेकंड, एक पूरा चक्कर 1 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है, तो ये फ्रीक्वेंसी हुई 1 हर्ट्ज, यानी 1 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है। एक चक्कर 1 सेकंड में। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, आप स्ट्रिंग में टेंशन मालूम करो, तो सब इधर देखो, हाँ शाबाश, इधर देखो, इधर टेंशन फोर्स बराबर होगा mv² बाय r के। अब इधर देखो जरा, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, v की जगह लिखो v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो आप ओमेगा यहां से निकाल सकते हो, ओमेगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इधर देखो, लेकिन अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को तब्दील करो जिसमें फ्रीक्वेंसी आ जाए आपके पास। तो v बराबर है r ओमेगा के, तो ये v² है, तो v² इज इक्वल टू r² ओमेगा स्क्वायर, तो t लिखूंगा m r² ओमेगा स्क्वायर बाय r, कैंसल। t बराबर आया m r ओमेगा स्क्वायर। तो इधर आपके पास एक और इक्वेशन आया। टेंशन को आप इस तरह भी मालूम कर सकते हो, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था सेंट्रीपेटल फोर्स का ये भी इक्वेशन है mv² बाय r, और ये भी इक्वेशन है mr ओमेगा स्क्वायर। और अब ओमेगा बराबर है थीटा बाई टी के, तो अगर थीटा 2 पाई हो जाए तो स्मॉल टी कैपिटल टी, तो ओमेगा 2 पाई एफ के भी बराबर है। तो इधर अगर मैं पुट करूं तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है ना, 2 पाई एफ स्क्वायर ले लो, और एम आर, तो ये भी इक्वेशन है 4 पाई स्क्वायर एम आर एफ स्क्वायर। और सेंट्रीपेटल फोर्स अब एफ स्क्वायर 1 और टी स्क्वायर के बराबर है, तो 4 पाई स्क्वायर एम आर बाई टी स्क्वायर, ये भी सेंट्रीपेटल फोर्स का इक्वेशन है। तो इसमें मैं पुट करूंगा, फ्रीक्वेंसी लेके आऊंगा, तो टी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर और एफ स्क्वायर। ये मेरे पास टेंशन फोर्स आ जाएगा इधर। टी बराबर आया 4 पाई स्क्वायर एम आर और एफ स्क्वायर। मास 1 है, आर 1 है, एफ 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो 3 आएगा ना, वो ये सर 1 आएगा। अच्छा 1 मल्टीप्लाई 1 तो ये आपके पास 1 आता है, तो ये 4 पाई स्क्वायर, टेंशन इज 4 पाई स्क्वायर न्यूटन्स, 4 पाई स्क्वायर न्यूटन। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 128 को देखो जरा, 128 को देखो जरा,
128. A 1 kilogram stone mass is equal to 1 kilogram. At the end of 1 meter long string, length is equal to 1 meter. Length is equal to 1 meter long string is whirled in a vertical circle at a constant speed. Speed 4 meter per second. Speed 4 meter per second आया. The tension in the string is 6 न्यूटन. स्ट्रिंग में टेंशन 6 न्यूटन के बराबर है. तो when the stone is G की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. कहते हैं कि अगर टेंशन, ये डेटा आपको गिवन है, कहते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन 6 न्यूटन है, तो फिर बताओ ये जो, और ये वर्टिकल सर्कल में ये मास घूम रहे हैं, जिस मास, जो मास है 1 किलोग्राम, स्ट्रिंग का लेंथ 1 मीटर है, टेंजेंशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है. कहते हैं कि टेंशन स्ट्रिंग में 6 न्यूटन है. तो फिर ये जो मास अटैच्ड है, फिर ये टॉप पे है या बॉटम पे है या जिधर भी है, तो आप बताएं. तो इधर देखो जरा, इधर देखो. टॉप पे हमारे पास टेंशन बराबर होगा, हाँ बताओ, mg टॉप पे प्लस नहीं है, माइनस है. अच्छा, ये लिखूंगा mv स्क्वायर बाय आर माइनस mg, और बॉटम पे बराबर है mv स्क्वायर बाय आर प्लस mg. इधर देखो, मास ये v स्क्वायर 4 4 जा 16 हो, तो टेंशन, अच्छा ये हमारे पास mv स्क्वायर यानी सेंट्रिपेटल फोर्स, इस केस में सेंट्रिपेटल फोर्स बराबर है mv स्क्वायर बाय आर 16 न्यूटन के. मास 1 है, r 1 है और v 4 है. तो सेंट्रिपेटल फोर्स कितने के बराबर है और वेट किसके बराबर है? mg. तुम खुद देखो जरा, वेट, सेंट्रिपेटल फोर्स मालूम करो mv स्क्वायर बाय आर, और वेट मालूम करो, वेट mg के बराबर है. तो मास 1 है और g हमारे पास क्या है 10, तो ये हमारे पास mg. तो जब वेट फोर्स मालूम करूंगा, वेट mg के बराबर है, तो वो 10 न्यूटन है. अब 16 के साथ 10 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये बॉटम पे होगा. अगर 26 न्यूटन आता तो फिर कहां पे होता? बॉटम. और अब तुम देखो जरा, माइनस करो, 16 न्यूटन से 10 न्यूटन माइनस करो तो क्या आएगा? तो ये कहां पे होगा? टॉप पे. तुम समझे ना? तो हमारे पास इन्होंने बताया कि टेंशन 6 न्यूटन है, तो फिर ये कहां पे है? एट द टॉप ऑफ द सर्कल. एट द टॉप ऑफ द सर्कल, वो होगा एट द टॉप ऑफ द सर्कल. हमारे पास होगा एट द टॉप ऑफ द सर्कल. ये हमारे पास होगा एट द टॉप ऑफ द सर्कल. अगर ये 26 न्यूटन आता तो फिर हो. और एक बात याद रखो, बॉटम पे टेंशन मैक्सिमम होगा और टॉप पे टेंशन कौन से मोशन में? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन में. और यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में टेंशन हर पॉइंट पे क्या रहता है? सेम. ये देखो जरा 129, ये 129 देखो, बड़ा एम है ये 129 देखो. Yes, 129. When a sphere rolls without slipping, the ratio of kinetic energy, सब इधर देखो जरा, स्फेयर, हमारे पास स्फेयर का इनर्शिया बराबर होता है, सबर कवा, 2/7 mr². इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर है 2/7 mr सॉलिड स्फेयर का. और होलो स्फेयर का इनर्शिया बराबर है 2/5 mr². एक तो ये बात याद रखो, सॉलिड स्फेयर और होलो स्फेयर. सॉलिड स्फेयर वो है जो अंदर से भरा हुआ है मास से, होलो स्फेयर वो है जो अंदर से मास से खाली है, खोखला है. अब इधर देखो, इन्होंने बताया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन टू इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी, अगर वो एक इंक्लाइन प्लेन पे स्लिपिंग नहीं कर रहा, रोलिंग कर रहा है, तो उसकी टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी 1/2 mv² लीनियर प्लस 1/2 I ω² रोटेशनल.
यानी वो ऐसे सीधे भी तो आ रहा है और अपने गिर्द घूम भी रहा है, तो उसके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो है काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। जरा टोटल एनर्जी उसकी मालूम करते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और उन दोनों का रेशो हम ले लेंगे। गौर से सुनना तुम लोग। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी आएगी 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। आई की जगह पुट करो 2/7 हो, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 mv² प्लस 1/2 और ये आएगा 2/7 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो ये आएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, सुनो जरा, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 mv² प्लस ये 2 के साथ कैंसल 1/7 mv², क्योंकि r² ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? v² के। r ओमेगा v के बराबर है ना। अच्छा, तो ये आया माय डियर टोटल काइनेटिक एनर्जी आई mv² का 1/2 प्लस 1/7, तो ये आया mv², ये सब दोनों 14 और ये 7 प्लस 2 ये क्या आ जाएगा? mv² ये आएगा 9/14, 9/14 mv² आया। टोटल काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर आई ना। अब काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल डिवाइड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 mv², 1/2 mv² डिवाइड बाय 9/14 mv², तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 14 और 2 9, तो ये क्या हुआ? 7 हुआ ना और 9 7 खैर है, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, टोटल ये मैंने सॉलिड स्फीयर के लिए हल किया ना, ये मैंने किसके लिए हल किया? वो सॉलिड स्फीयर का बारा बता जी। अब सुनो जरा, खैर है, एंड तक सुनो। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल स्फीयर, काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। मेरी बात सुनो, मेरे साथ रहो तुम लोग। इलाका तब शक में लगो यार, तब सब लांजीन खलौली मात लग दे। टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा, वो हमारे पास कौन से स्फीयर के लिए? सॉलिड। और इसको मैं किसके लिए मालूम कर रहा हूं? होलो स्फीयर के लिए। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 mv² प्लस 1/2 I किसके बराबर है? 2/5 mr² और ओमेगा स्क्वायर। तो ये आ जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस ये 2 के साथ तबाह बर्बाद 1/5 m और v²। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mv² और मैं लिखूंगा ये 5 2 10 और ये 5 प्लस 2 है ना, तो ये आ जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv² 7/10। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी लीनियर बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ विच स्फीयर? होलो स्फीयर। समझे? तो 1/2 mv² डिवाइड बाय 7/10 mv², तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 1/2 और मल्टीप्लाई 10/7, इसके साथ 5/7 आया ना, तो 5 दोनों मैंने हल किए। अब देखो, अगर 5/7 इधर एब्सेंट होता तो फिर आप क्या पुट करते? 7/9, क्योंकि इन्होंने ये मेंशन तो नहीं किया होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, लेकिन ये आज के बाद याद रखो कि होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, तो ये रेशो आएगा काइनेटिक एनर्जी लीनियर डिवाइड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट? ऑफ होलो स्फीयर। कौन सा स्फीयर? होलो स्फीयर। और ये रेशो आएगा 7/9, काइनेटिक एनर्जी लीनियर बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर 7/9। समझे ना? तो इसलिए दोनों तुम याद रखो, दोनों में से एक आएगा। तो इनमें से असल में इन्होंने पूछा है कौन सा स्फीयर? होलो स्फीयर। उनको लेंथ कोई शॉर्टकट हुआ है, शॉर्टकट द कशो कर चलन नपसियात का 5/7 हो और 7/9 द शॉर्टकट शो उधर पर शॉर्टकट संग शॉर्टकट जोड़े नो अगम देर लॉन्ग कट दे ब्या। ओए, इसका यही कैलकुलेशन है बेटा, इसको तुम क्लियर करो। और अगर आप फिर भी कहते हो कि इसका
मुझे शॉर्टकट बताओ, तो शॉर्टकट ये है, ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये तो याद करना पड़ेगा ना। तो ये नीचे क्या है मैं आपको बताता हूं, 1/2 + 1/5 करो, तो 1/2 + 1/5, और इधर नीचे क्या है 7। फिर भी तुम शॉर्टकट का पूछते हो, तो ये देखो 1/2 + 1/7 करो, तो ये आपके पास आ जाएगा 14 और 7 9, 9/14 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 7/10, ये आया ना। हाँ, तो अब 1/2 को 7/10 पे डिवाइड करो, समझे, तो ये आ जाएगा 5:7, और इधर 1/2 को 9/14 पे डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा क्या 7:9। तो इतना लंबा याद करने के लिए चलिए कि ये याद रखो कि 7:9 और 5:7। अब समझे, तो चाहो तुम याद है तो इनर्शिया याद है, और खुद कदम याद का आग इनर्शिया याद है, ये अब तुम्हें याद करना पड़ेगा। अब इसका शॉर्टकट ये है कि इसको सॉल्व करो, फिर आपको हमेशा याद रहेगा। उसको शॉर्टकट नहीं का शॉर्टकट जो सुख लटे तो अगर गोरे कामयाबी की नो। अब इधर देखो, तो ये मैंने होलोस्फेयर और सोलिड स्फेयर दोनों का हल कर दिया, ठीक है। ये कितने हो गए, किधर गया मैं, ये 120 कौन सा था 9, 130, ओए 130 को देखो जरा। When a steady torque act on the body, जब मुसलसल टार्क एक्शन करेगा, ओए टार्क एक्शन करेगा, तो रोटेशनल मोशन पैदा होता जाएगा। एंगुलर एक्सीलरेशन, टार्क किसके बराबर है, टार्क आई अल्फा के बराबर है। टार्क स्टेडी टार्क हो तो स्टेडी एंगुलर एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग टार्क इंक्रीजिंग एंगुलर एक्सीलरेशन, डिक्रीजिंग टार्क डिक्रीजिंग एंगुलर एक्सीलरेशन। व्हेन अ स्टेडी टॉर्क एक्ट ऑन द बॉडी देन द बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। नहीं, टॉर्क एक्शन कर रहे तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता। गेट्स लीनियर एक्सीलरेशन, नो, टार्क प्रोड्यूस एंगुलर एक्सीलरेशन। अच्छा, गेट्स एंगुलर एक्सीलरेशन, यस। अ कांस्टेंट टार्क एक्टिंग ऑन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हील 131, a constant torque acting on a uniform circular wheel changes angular velocity Li is equal to what alaka a0, Lf is equal to what alaka 4a0 in 4 सेकंड। टाइम कितना लिया भाई 4 सेकंड लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क, कितना टार्क पैदा हुआ, तो टार्क का एक इक्वेशन ये है ना, और टार्क का दूसरा इक्वेशन ये है डेल्टा L बाय डेल्टा टी। तो टार्क बराबर हुआ Lf माइनस Li बाय डेल्टा टी, तो टार्क बराबर हुआ 4a0 माइनस a0 डिवाइड बाय टाइम 4 सेकंड, तो टार्क बराबर हुआ 3a0 डिवाइड बाय 4 सेकंड, 3/3a0 बाय 4, 3a0 डिवाइडेड बाय 4 इज द आंसर। Angular momentum is the vector product of angular momentum, ये 132, angular momentum L बराबर होता है R क्रॉस P के। बताओ R क्रॉस, नो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड रेडियस, और एंगुलर मोमेंटम इसके भी बराबर है R mv के, ये P पर mv के बराबर है, और R और P हमेशा हमारे साथ होते हैं परपेंडिकुलर। क्यों है, क्योंकि ये कौन सा मोमेंटम है, टेंजेंशियल मोमेंटम है, लीनियर, समझे ना। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर, तो R mv एंगुलर मोमेंटम का ये भी फार्मूला है, v r ओमेगा के बराबर है, तो r m और r ओमेगा, तो L इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा। मुबारक हो, एंगुलर मोमेंटम का ये भी इक्वेशन है, सुनो जरा। एंगुलर मोमेंटम m r स्क्वायर ओमेगा, तो I ओमेगा, ये भी एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन है, और ओमेगा 2 पाई f के बराबर है, तो m r स्क्वायर इंटू 2 पाई f, ये भी एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन है, और L इज इक्वल टू m r स्क्वायर 2 पाई बाई कैपिटल T, ये भी एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन है। ना बच्चू घर का टूबी दुनिया साथ दा सोच मत कोई सोच घट साथ है दावा जब केएमसी दम दावा जब केएमसी दम जब बायोलॉजिकल साइंटिस्ट को जोड़ेगा मां सोच बगट साथ है वोडू के सोच में साथ है अल्लाह न खूमित साथ है। सब कुछ सोचों पे मिलता है, सोचों पे। कर दो शेरा का बस का लगा और चुपके गए। The quantity which remain constant in conservative field, angular momentum. ओए ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है ना। तो आप बताओ इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जब ऊपर मून घूमता है सर्कल में या सैटेलाइट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
ओए काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेटिव फील्ड में कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, ये जो जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह है इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हैज एन एंगुलर मोमेंटम एल, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज, ओए हाँ, एल स्क्वायर बाई आई बड़ा 134। इधर देखो ना, इलाका काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बराबर है 1/2 आई ओमेगा ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई आई। आई से मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ जाएगा 1/2 आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आई। आई ओमेगा अभी तुमने पढ़ा एल के बराबर है, तो आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर के बराबर आया, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बराबर आया एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आई। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इसका रिलेशन है। ये रिलेशन लीनियर काइनेटिक एनर्जी का ये है 2, ये p स्क्वायर लीनियर मोमेंटम बाई 2 m है। ये मैं आप लोगों को करा चुका हूं, ठीक है माय डियर। ये आपके पास नेक्स्ट ये सुनो जरा, 134 हुआ, 135 को देखो भाई, 135 ये है कि द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी आर सेम, द बॉडी इज, तो इधर देखो जरा, डिस्क और रिंग दोनों का तुम सुनो, ये दोनों का सुनो, दोनों का तुम इधर देखो ना, इसमें 2-3 एमसीक्यूज है सब, प्लीज इधर छोड़ो ऑप्शन इधर मैं हल कर रहा हूं ना, फिर सुनो जरा। डिस्क का इनर्शिया बराबर है एम आर स्क्वायर बटा 2 बाई 2 के, और रिंग का इनर्शिया बराबर है एम आर स्क्वायर के। एक तो ये बात याद रखो। अच्छा, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू इधर पुट करो तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1/2 एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर। इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई की जगह पुट करो उसका इनर्शिया, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा। असल में आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हिसाब किताब लीनियर में बताना चाहते हो कि अगर रोटेशनल इतनी है तो फिर उसमें लीनियर कितनी होगी, इन टर्म्स ऑफ लीनियर में देखना चाहता हूं कि रोटेशनल अगर 10 जूल है तो फिर उस दौरान जब ये डिस्क एक इंक्लाइन प्लेन से रोल डाउन कर रहा है, घूम के नीचे आ रहा है, तो जब नीचे आ रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी लीनियर भी है, और ये अपने गिर्द घूम रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी है, समझे ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लीनियर में कौन सी ज्यादा या कौन सी कम होगी उसका हिसाब किताब हम करने वाले हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर में निकालना चाहता हूं उसका इक्वेशन, तो ये एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी के बराबर है, तो ये आ जाएगा 1/4 यानी 1/2 अपनी जगह पे, और ये आ जाएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर के बराबर है। तो ये काइनेटिक एनर्जी लीनियर का इक्वेशन है कि नहीं है ना। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बराबर होगी 1/2 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लीनियर। एक तो ये बात याद रखो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे भी तुम इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो वो लीनियर के हाफ होगी, यानी अगर इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है तो फिर इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5 जूल, समझे ना। तो हम ये बता, देखो ना 10 को 2 पे डिवाइड करो क्या आता है, या अगर इसकी लीनियर काइनेटिक एनर्जी मालूम करूंगा तो वो बराबर होगी 2 टाइम्स ऑफ द रोटेशनल, यानी अगर रोटेशनल 5 जूल है तो 5 2 जा, समझे ना। हर पॉइंट पे आप किसी भी पॉइंट पे मालूम करो तो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, ये कम होगी एज कंपेयर टू लीनियर ज्यादा होगी। इसकी कौन सी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? लीनियर, और लीनियर काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ दी रोटेशनल। तो डिस्क की काइनेटिक एनर्जी लीनियर और रोटेशनल बराबर, समझे ना। रोटेशनल लीनियर के हाफ होगी या लीनियर रोटेशनल के डबल होगी। ये भी आपका एमसीक्यू है, आपको क्लियर होना चाहिए। इधर देखो जरा, एम आर, ओके, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल
हमारे पास 1/2 mO और v स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर किस चीज का इक्वेशन है? लीनियर का। तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लीनियर। इसका मतलब ये है कि अगर आप ले ले रिंग, ये रिंग है, रिंग और ये डिस्क है। डिस्क वो है जिसका जो मास से भरा हुआ है, जिस तरह मैंने इब्तिदा में एग्जांपल लिया रोटी का या कॉइन, 10 रुपए का कॉइन है। और रिंग तुम जानते हो, रिंग वो अंदर से कोकला होता है। तो ये रिंग की काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल होगी, हाँ, और काइनेटिक एनर्जी लीनियर होगी, हाँ। जिस पॉइंट पे भी आप मालूम करो, अगर 100 जूल रोटेशनल है तो 100 जूल लीनियर है। तो किसके लिए लीनियर और काइनेटिक बराबर आएगी? रिंग के लिए। और अगर आ जाए, अगर ये आ जाए कि द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द लीनियर, तो फिर क्या लिखोगे? डिस्क। मेरी बात समझ में आ रही है ना? अच्छा। When a man stands on a turntable stretching with 2 equal loads in hand and rotates, ओए टर्नटेबल या स्टूल, वो जिसके ऊपर आप बैठकर आप घूम सकते हैं, उसके हाथों में लोड है, ठीक है। देन ही फोल्ड हिज आर्म्स, वो अपने आर्म्स को फोल्ड करेगा। तो इधर देखो जरा, एल बराबर है आई ओमेगा के, किसके? ये है 1/36। एल बराबर है आई ओमेगा के, तो ओमेगा बराबर हुआ एल बाई आई के, किसके? तो अगर एल कांस्टेंट हो, एंगुलर मोमेंटम क्या हो? कांस्टेंट, तो ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। तो जब वो अपने हाथों को, अब उस पे हम बाहर से कोई फोर्स बार बार नहीं लगा रहे कि हम उसको रोटेट कर रहे हैं, तो उस पे नेट टार्क 0 है। तो जब नेट टार्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा होता। और जब एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आ रहा होता और आप इनर्शिया कम करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो अगर वो उसके आर्म्स ऐसे है और वो घूम रहे, ऐसे घूम रहे, तो अगर वो अपने हाथों को नजदीक लाएगा तो वो तेज हो जाएगा। और अगर वो आउटस्ट्रेच अपने फोल्डेड हैंड्स को रिलीज करेगा, एक्सटेंड करेगा, तो उसका इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। समझे? ये मैंने तुम लोगों को क्लास में भी कराया था। तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 136 में डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस, द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस। 137 a couple produced purely rotational motion. A diver in a swimming pool bends his head before diving it. वो डाइवर जब डाइविंग करता है, जंप मारता है, तो वो अपने सर को बेंड करके अपने बॉडी को वो कंप्रेस कर जाता है, ताकि उसको, हाँ, मतलब वो खुद को थोड़ा बेंड कर जाता है ना। तो उसका जो मास है, अगर वो ये मारकर ऐसे घूम रहा है, ये, तो अगर इसको मैं छोटा कर दूं, ये कंप्रेस कर दूं, तो फिर ये कम रेडियस में घूमेगा। तो जब रेडियस कम हो जाएगा, इनर्शिया किसके बराबर है? mr स्क्वायर। मास जितने लार्जर रेडियस पे फैला होगा उतना उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर ये मास है, इतने रेडियस पे फैला हुआ है, मास वही है और उसका रेडियस तुमने कम कर दिया, तो उसका इनर्शिया तुमने कम कर दिया। तो डाइवर जब अपने हेड को बेंड करता है तो वो क्या करना चाहता है? इनर्शिया को कम करना चाहता है। और जब इनर्शिया कम कर देगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी, तो किलाबाजिया, वो उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल वो एंगुलर वेलोसिटी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। डिक्रीजेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिक्रीज कर जाता है। एंगुलर मोमेंटम इज अ स्केलर वेक्टर, a scalar polar vector axial vector. 140. If for a system total torque is 0, then the total angular momentum will be constant. क्या? 139 axial vector. 140. If for a system total torque is 0, then the total angular momentum will be constant in direction, in magnitude both. angular momentum का डायरेक्शन तो चेंज नहीं होता है, राइट है, तो दोनों कांस्टेंट, ठीक है। टार्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, ना तो मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन में चेंज आया, मैग्नीट्यूड में चेंज आया, तो फिर तो उस पर टार्क एक्शन कर रहे। सी नंबर मैंने कहा इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, तो ये कौन सा नंबर है? 141. A wheel rotates. 141 को देखो, 141 को देखो,
A wheel rotate with a next توكيد بس بريجا ده يوشيز ده شو ده غدوة تيم خلشتك أنا next توكيد بريجا تاسو previous explanation كويار بس يو باتي شو ده next توكيد وبتباغي سوتش كي next بار نباتي باغي سوتش كي next بار نباتي بس بس لقيان دلتا ما توكيد تلو 141 a wheel rotates with a constant acceleration of 2 radian per second square alpha 2 radian per second square व्हील है एक व्हील ओके वो इस एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ घूम रहा है इट्स ओके इफ द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इट मेक इन द फर्स्ट 10 सेकंड्स इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है 0 है द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इट मेक इन द फर्स्ट 10 सेकंड्स थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एंगुलर मोशन तो आई 0 है तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा टी स्क्वायर 1/2 अल्फा 2 है और टी 10 है 100 और टाइम 10 सेकंड है ना तो ये आपके पास हुआ 2 के साथ कैंसिल हुआ ना अच्छा ये क्या है इफ द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट टेक्स इन फर्स्ट 10 सेकंड will be approximately नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बता रहे हैं ठीक है भाई ये थीटा हुआ 100 रेडियन थीटा कितना हुआ 100 रेडियंस हुआ 1 रिवॉल्यूशन कितने रेडियंस होता है ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस याद है समझे ना तो 100 रेडियन तो टोटल थीटा हुआ समझे ना टोटल एंगल कितना हुआ 100 रेडियन हुआ ना तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इलाका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हमारे पास बराबर होगा टोटल एंगल कवर्ड डिवाइड बाय रिवॉल्यूशन तो 2 पाई रेडियन तो 100 रेडियन को 6.28 रेडियन पे डिवाइड करो क्या आता है करो जरा 15.9 आता है क्या आता है ये आता है 15.9 तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आता है 16 रिवॉल्यूशंस हो गए ये समझे ना देखो ना 16 रिवॉल्यूशंस मीन 16 इंटू 2 पाई रेडियन कर दो तो इससे वापस आपके पास 100 रेडियन आ जाएगा ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछ रहे हैं ना तो पहले तुमने क्या मालूम किया टोटल एंगल मालूम किया 100 रेडियन हुए 100 डिग्री ये नहीं है 100 रेडियन से एक चक्कर 100 रेडियंस कितने चक्करों में कंप्लीट करेगा 16 अब देखो तो कुछ बात है तुम लोग अगर मुझे सुनो और कंसंट्रेशन से सुनो और आपस में ना लगे रहो और मेरे इस बात को सुनो तो हो सकता है कल को तुम्हें ये डायरेक्ट याद हो कि सर ने बताया था कि 100 रेडियंस 16 रिवॉल्यूशंस के बराबर है तो कल को ऐसे एमसीक्यू आया हो चुका होगा कि 16 रिवॉल्यूशंस कितने रेडियंस के बराबर है तो तुम डायरेक्ट लिखो 100 रेडियंस बंदे को याद रहता है लेकिन तुम मुझे तो सुनो ना अब इधर देखो जरा यही तो इसका बेनिफिट है कि आप लोग सुनते जाओ तो हो सकता है कल को एक चीज आपको डायरेक्ट याद आ जाए कि सर ने ये बताया था इसका आंसर ये आ रहा है हाँ भूल गए तो फिर करो उसको हल करो लेकिन ज्यादातर आप लोगों को हो सकता है आपको याद रहे ये कौन से नंबर का हो गया 142 को देखो 142 को देखो 142 को देखो जरा उसमें एक 2 एक्सो which have identical size shape and weight one is raw and the other is half boiled ओए तो जब इसको मैं घुमाऊंगा तो इसका मास साइड पे नहीं जाएगा मास फिक्स्ड है हाफ बॉइल्ड है ये बॉइल्ड है और ये बॉइल्ड नहीं है तो जब इसको हम घुमाएंगे तो फिर लाला ये जो इसमें जर्दी है साइड पे चली जाएगी तो सेंटर से दूर गई मास थोड़ा सेंटर से दूर गया तो इस मास का रेडियस बढ़ गया तो इसका इनर्शिया बढ़ गया और उसका इनर्शिया कांस्टेंट है और इससे कम है क्योंकि उसका मास तो साइड पे नहीं गया ना इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास रेडियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के मास कितने रेडियस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है
तो इसका inertia of raw egg is greater than inertia of boiled. तो inertia of raw to inertia of boiled egg का रेट greater than बनाएगा ना। तुम करो ना याद तो करो ना इस बात को, होगी का ना। और inertia of boiled egg to inertia of raw egg उसका रेशो लिख देना। हाँ, तो इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि द रेशियो बिटवीन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉ एग एंड दैट ऑफ द हाफ बॉइल्ड, रॉ टू हाफ बॉइल्ड तो वो ग्रेटर देना, और हाफ बॉइल्ड टू रॉ आता तो फिर लेस देना, और इक्वल टू 1 कभी नहीं आएगा। अब ये भी याद रखो है, इसका इनर्शिया रॉ एग का इनर्शिया बढ़ गया ना, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी वही रहेगी। तो ज्यादा देर तक कौन घूमेगा? बॉइल्ड, और ये जल्दी स्टॉप हो जाएगा रॉ एग। ये आप अगर बॉइल्ड एग और रॉ एग जो अभी कच्चा अंडा है उसको आपने बॉइल नहीं किया, उनके दरमियान अगर आप डिफरेंस मालूम करें तो दोनों को टेबल पे रख के ऐसे घुमाओ, जो ज्यादा देर तक घूमता रहा तो वो बॉइल्ड है, जो घूम गए जल्दी रेस्ट में आ जाता है, और कम देर की उसकी एंगुलर वेलोसिटी में जल्दी जल्दी डिक्रीज आता है, क्योंकि एक तो उसके इनर्शिया की वजह से आया, दूसरा उधर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो वो हमारे पास बॉइल्ड और रॉ एग के दरमियान आप डिफरेंस मालूम कर सकते हो। 143 1 आने ग्रेटर देन 1 राजी करना मरता सम जुल्म का होई। अब इधर देखो जरा, अ डिस्क इज रोलिंग, इट्स रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी। ओए डिस्क ये क्या है? उस वक्त नहीं होता रोलिंग, वो रोल डाउन कर रहा है, ये डिस्क है, इट रोल्स डाउन। इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी बराबर होगी हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ और 1/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी आएगी ये 1/2 और mv स्क्वायर और प्लस 1/4 mv स्क्वायर। तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mv स्क्वायर 1/2 प्लस 1/4। तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mv स्क्वायर, तो ये 4 आएगा ना, 4 आया ना, और ये क्या आ जाएगा 2 + 1 3/4 आएगा ना। अच्छा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आई mv स्क्वायर 3/4, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 3/4 mv स्क्वायर, ये भी याद रखो, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क को। अब इन्होंने लिखा है कि आप रेशो मालूम करो, 3/4 आया। अच्छा किधर है? द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू टोटल हो, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 1/2 mv स्क्वायर के, और इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 3/4 mv स्क्वायर के। ये तो कैंसिल हुआ, 4 ये आया 1/2 मल्टीप्लाई 4/3, इसके साथ कैंसिल हुआ 2 रेशियो 3 इज द आंसर, 2/3 इज द आंसर। सब इधर करा। (144) The angular momentum of a particle, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये प्लेन है, प्लेन के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर, बी ऑप्शन। If a particle is moving over with constant angular velocity omega, then its linear kinetic energy will change by, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। मैंने तुम लोग लीनियर काइनेटिक एनर्जी है 1 टेंजेंशियल, ये अगर आपने बॉडी को छोड़ा तो ऐसे जाएगी, अगर इधर 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 जाएगी 2 मीटर पर सेकंड से, तो फिर इधर जाएगी, तो फिर इधर जाएगी, तो फिर इधर जाएगी। टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? नो। डायरेक्शन चेंज होगा? यस। काइनेटिक एनर्जी इसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, 1/2 mv स्क्वायर
कैटेगरी जिसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो यहां पे हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो फिर B इज इक्वल टू R, ओमेगा है ना, R चेंज नहीं हो रहा, ओमेगा चेंज तो V चेंज हो, हाँ तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी ना। 144 में ऑप्शन ए है, हाँ ठीक है, बस ठीक है, मैंने वो बता, ओके बेटा, वो मैंने 45 को देखा तो उधर बी ठीक है। Why the angular momentum of a system, ये तो मैंने 146 डिस्कस किया। अब ये मैंने 146 डिस्कस किया। 146 में क्या आता है डी। 145 में the angular momentum of a system of particle is not conserved, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा तब तक जब तक उस पे नेट टार्क एक्टिंग जीरो ना हो। ओए लीनियर मोमेंटम तब तक कंजर्व नहीं रहेगा जब उस पे क्या जीरो ना हो, फोर्स। और एंगुलर मोमेंटम तब तक कंजर्व नहीं रहेगा जब उस पे क्या जीरो ना हो। खबरें खत्म हो जाने का कार्य होंडा वही। 147 इन रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी ऑल पार्टिकल मूव विद, सब इधर देखो प्लीज, इधर देखो द एम ने, ये रिजिड बॉडी है, रिजिड, इधर देखो ना, ये एक रिजिड बॉडी है, ये या ये ले लो, ये ऐसे घूम रहा है, बॉडी ऐसे घूम रही है, सब इधर देखो, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ए बी सी, जब ये एक रोटेशन ओए, जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा ये, तो सारे पार्टिकल्स, अगर एक सेकंड में ये पार्टिकल इधर आता है तो ये इधर, तो एक सेकंड में ये इधर आया, इसने कितना डिग्री कवर किया, 90, तो इसने कितना कवर किया, 90, तो इसने कितना कवर किया, 90, तो एंगुलर वेलोसिटी तो सबकी सेम है। मेरे इस हाथ को देखो, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, पूरे हाथ में एक सेकंड में पूरा एंगल कंप्लीट किया, ऐसे तो नहीं कि कुछ हाथ पीछे रह गया और कुछ आगे चला गया, है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल की क्या होगी, सेम। लेकिन सब्र करो, सब्र करो, अगर इस पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी और इसकी टेंजेंशियल, उसकी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा के बराबर है, तो ओमेगा हर पॉइंट की क्या है, सेम हो, लेकिन आर सब पार्टिकल का सेम हो। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये पार्टिकल इस पॉइंट पे ऐसे घूम रहा था और ये पार्टिकल यहां से जुदा हो गया तो ये तेज जाएगा, और ये पार्टिकल जुदा हुआ तो ये स्लो जाएगा, और ये पार्टिकल जुदा हुआ तो ये और भी स्लो जाएगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी सबकी सेम नहीं होगी। आप सुनो ना, आप एक पार्टिकल को ऐसे सर्कल में घुमा रहे हो, आपने छोड़ा, ये गया 10 मीटर पर सेकंड से, आप उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी वही है लेकिन रेडियस बढ़ गया, डबल हुआ, तो ये 20 मीटर पर सेकंड से जाएगा। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर एक रिजिड बॉडी सर्कल में घूम रही है तो उसके हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम, लेकिन हर पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम नहीं रहेगा उसका, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² के बराबर है। हर पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो नहीं होगा, समझे ना। और हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम है लेकिन हर पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम हो नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आता है, विद डिफरेंट लीनियर वेलोसिटीज एंड सेम एंगुलर वेलोसिटी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये लाला जी 147 हो गया, तो ये हम जा रहे 148 की तरफ, हम जा रहे 148 की तरफ। अच्छा बस अब इंशाल्लाह कम काम है, अब इंशाल्लाह बहुत कम रह गया, आधा रह गया। अच्छा अब a hard boiled egg will spin faster than a raw egg because of low moment of inertia, ठीक है ना। हार्ड बॉइल्ड का इनर्शिया रॉ एग के इनर्शिया से कम है, समय कम है, ठीक है ना, तो वो ज्यादा, ठीक है, लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 149 148 में की आंदा सी ते बी आंदा सी, ते 149 नु में की लिखदा है, रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन में, ओए F इज इक्वल टू ma लिखते हो ना तुम, तो इसको कहते हैं लीनियर इनर्शिया। बताओ क्या,
तो टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखते हो ना। तो रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर फोर्स इज टार्क और रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मास इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो इसमें आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 149 में आता है मामा जी बी। 150 फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल सर्कल, वर्टिकल सर्कल में वेट तो कम और ज्यादा हो सकता है ना, जी की वैल्यू। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में दोनों कांस्टेंट। द रेडियस the radius of a path of a body in a uniform circular motion is doubled, the centripetal force needed if its speed remains, ये है 151। सेंट्रिपेटल फोर्स बराबर mv स्क्वायर बाई r के बराबर है ना। मास और वेलोसिटी सेम है और रेडियस आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो r डबल करूंगा तो सेंट्रिपेटल फोर्स क्या हो जाएगा, डैश, वो हो जाएगा fc डिवाइड बाय 2, हाफ हो जाएगा। a इज द करेक्ट ऑप्शन। बस अब इसमें 2-3 एमसीक्यूज थोड़े सोल्यूशन के हैं, बाकी मैंने अब देखो आप लोगों को डायरेक्ट सिंपल है वो मैं आपको बताऊंगा, वो बड़े सिंपल एमसीक्यूज है। सब मेरी बात सुनो, छोड़ो इलाका। When a body starts to roll on an inclined plane, its potential energy is converted to both करना है। ये इलाका 152, ये इंक्लाइन प्लेन है, इधर एक बॉडी है, ये हाइट h पे है, तो इधर इसके पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी है। सब सुनो, सौ जूल और मान लो ये एक रिंग है, रिंग, तो जब ये नीचे आता है तो वो घूमता भी है, और तो हर पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी लीनियर होगी, यानी इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ होगी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी रोटेशनल। लेकिन बात उसकी तो नहीं हो रही मैग्नीट्यूड की, ये बात हो रही है कि अगर रोल डाउन करेगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी में खर्च हो रही है, यानी वो तब्दील हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस दोनों। तो 152 में आता है बी ऑप्शन। 153 द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय मिनट हैंड। जब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड, वॉच का मिनट हैंड 2 पाई रेडियन बाय 60, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। वॉच का मिनट हैंड मीन वो जो मिनट्स का नीडल है, वो एक पूरा चक्कर 1 घंटे में कंप्लीट करता है और 1 घंटा 60 मिनट होता है, 60 मिनट में पूरा चक्कर कंप्लीट करता है। ये जो रेड है ना, ये तो सेकंड्स का है, तो ये पूरा चक्कर 60 सेकंडों में और मिनट से। अच्छा, तो ये टाइम इन्होंने बताया है, कितना टाइम, 15 मिनट में इसने 15 मिनट में इसने कितना एंगल कवर किया होगा। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है ना, ओमेगा थीटा बाई टी के बराबर है ना, तो थीटा ओमेगा टी, तो ओमेगा किसके बराबर है इधर, 2 पाई रेडियन बाई 60 मिनट मल्टीप्लाई 15 मिनट के साथ तबाव बर्बाद हुआ, और ये 4, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन बाई 4, ये कैंसल, पाई बाई 2 रेडियन, और पाई बाई 2 रेडियन किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के। और वैसे भी मना आपको घड़ी को देखकर भी पता चल जाएगा आपको। 154 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हावर हैंड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ हावर हैंड वो बराबर है 2 पाई रेडियन बाय 1 हावर बाय 12 आवर। लाला जी 12 घंटों में, हावर हैंड 12 घंटों में अपना चक्कर कंप्लीट करता है। तो ये आएगा ओमेगा पाई बाय 6 रेडियन पर आवर। 155 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड इन 30 सेकंड। 30 सेकंड में छोड़ो, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड लिखाओ, 30 सेकंड में या 20 सेकंड में या 30 सेकंड में, जो भी है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड 2 पाई रेडियन बाई 60 सेकंड,
ये तबाह बर्बाद, ये π/30 रेडियन पर सेकंड। रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ टू मून 156 हो, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ 2π√L/g के बराबर है ना, और टाइम पीरियड ऑन मून हो वो बराबर है 2π√L हो, वो बराबर है, और ये बराबर है g ऑफ अर्थ, और ये g ऑफ अर्थ बाई 6, तो ये √6 ऊपर जाएगा, तो t ऑफ मून √6 टाइम्स ऑफ द t ऑफ अर्थ, तो t ऑफ अर्थ को, अच्छा तो ये √6 टाइम्स ऑफ दी 2π और L g बाय और g, इस तो मैं डिवाइड करूंगा, t ऑफ अर्थ बराबर है 2π√L/g और t ऑफ मून 2π, ये आएगा √6 ये आएगा √6 और 2π√L/g कैंसल। टाइम पीरियड ऑन अर्थ रेशो टाइम पीरियड ऑन मून 1 रेशो √6। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मैथमेटिकल इक्वेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x 158 स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के, तो k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है। अगर आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो ईच का हो जाएगा 3 के। सुनो सुनो सुनो, फिर इन तीनों को अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करो एक मास के साथ, तो k टोटल हो जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3, तो k टोटल हो जाएगा 3k प्लस 3k प्लस 3k, तो k टोटल हो जाएगा क्या 9k। ये भी याद रखो, a spring is divided into 3 equal parts and then connected in series in parallel. What will be the total constant k of the combination? No da na de khuda makh ke de kana khuda de answer khu 3k de kana zaliman extra point में दरतु ये लो तो ये सरजीदा जो जुल्म को इलाका इसका आंसर 3k आता है। मैं बता रहा हूं कि अगर आपने उसको अगर इस तरह के एमसीक्यू आ जाए तो फिर आंसर वो आएगा। इसका 158 का तो आंसर क्या है, उन्होंने बताया कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और ये जो एमसीक्यू मैंने बताया ये फ्यूचर में भी आएगा। 162, ये 162 का आंसर है। सब सुनो ना, 158 हो गया, 159। If a mass attached to spring increases 4 times, the time period of 2 times. सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √, अगर मास 4 गुना बढ़ेगा तो टाइम पीरियड हो, अगर मास m है तो टाइम पीरियड t है। ये 4m हो जाएगा तो ये 2t हो जाएगा, ये 9m हो जाएगा तो ये 9t, ये 3t हो जाएगा। जितना मास बढ़ता है तो उसका √ ले लो, उतने टाइम्स आपका टाइम पीरियड बढ़ेगा। 160, a particle is executing linear simple harmonic motion of amplitude a. It's okay. What fraction of the total energy is kinetic when the displacement is half the amplitude? What fraction of the total energy is kinetic? तो उसकी kinetic energy बराबर है k/2 x0² माइनस, समझे ना, अगर x0 बटा 2 के बराबर, और टोटल एनर्जी याद रखो, टोटल एनर्जी बराबर होती है k x0² बाय, हाँ तो इधर कहते हैं कि जब एम्पलीट्यूड हाफ होगा, अच्छा जब एम्पलीट्यूड हाफ होगा तो हमारे पास टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होगी एज कंपेयर टू टोटल एनर्जी। तो इधर देखो x0 बटा 2 पुट करो तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी k/2 x0² माइनस x0² बाय 4, x की जगह x0 बटा 2 पुट करो, x0/2 मीन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी k/2 x0² कॉमन लिया, 1 - 1/4, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी k x0²/2 और ये आ जाएगा 3/4, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। k x0²/2 किसके बराबर है, तो व्हाट फ्रैक्शन 3/4। ये भी आगे एमसीक्यू है। 1 जल्दी जल्दी मैं हल करता हूं।
सुनो जरा, सब सुनो। 161 हो, at what displacement of kinetic energy is equal to potential energy of the simple harmonic oscillator? ओए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, वो एक्स क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर है के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 के, समझे ना? और वो बराबर है के बाई 2 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसल, एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स इधर लेकर आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय √2, यानी एम्पलीट्यूड को √2 पे डिवाइड करो, ये वो डिस्प्लेसमेंट होगा जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बराबर आएगी। इधर इन्होंने बताया कि ये एक्स नॉट किसके बराबर है? ए के, तो ये आ जाएगा ए बाई √2। 162 मैंने करा दिया। 163 सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0.5 हर्ट्ज। सेकंड पेंडुलम इसे कहते हैं मड़ा। 163 उसका लेंथ होता है 1 मीटर, बताओ कितना? उसको यहां से छोड़ो तो ये जाएगा टक और फिर आएगा टक, तो 2 सेकंड लेगा। तो जब टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो 1/2.5, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज होगी, 0.5 हर्ट्ज होगी, 0.5 हर्ट्ज। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। इधर देखो, इधर देखो, ये 164 हो, टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 के बराबर है ना? सब इधर देखो, ये बड़ा एम, मैं बड़ा एम बात कर रहा हूं, जो देख रहे ना उसको फायदा होगा। इसके की जगह मैं लिख सकता हूं, सुनो जरा, के बाई एम, एम बाई के आप लोगों ने पढ़ा था, ये नहीं, के बाई एम वो आप लोगों ने पढ़ा था ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो के बराबर आया एम ओमेगा स्क्वायर। आप इसमें पुटिंग कर सकते हैं, तो इधर मैं लिख सकता हूं कि टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये याद रखो, ये एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर के भी बराबर है बाई 2। दिस इज आल्सो द टोटल एनर्जी ऑफ SHM होगी। अब इधर देखो, ओमेगा किसके बराबर है? 2 पाई एफ के स्क्वायर ले लो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2। ये क्या है? एम्पलीट्यूड। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये भी याद रखो, इफ द फ्रीक्वेंसी बिकम डबल टू द total energy increases 4 times. 166 the total energy of a body in simple harmonic motion E, the kinetic energy है ना, total energy किसके बराबर है? किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट इज हाफ। अभी मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी जब हाफ डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो किसके बराबर होगा? 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी के बराबर होगा ना? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा 3/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। अभी मैंने साबित किया, आप फिर उधर वीडियो में देखो, मैंने इसको साबित किया है। ये मैंने साबित किया है कहां पे? ये इक्वेशन मैंने साबित किया है लाला जी, ये मैंने 160 में, ये 160 में मैंने प्रूव किया है इसको, इस बात को मैंने प्रूव किया है। उधर फ्रैक्शन पूछ रहे थे, इधर टोटल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अ पार्टिकल is executing simple harmonic motion, which of the following is maximum when the bob is at the mean position velocity? A particle executing simple harmonic motion, the graph of its velocity as a function of displacement is ellipse. Ellipse बराजी देखो रही है, दा से बराजी पास इधर तो एक्सप्लेन कम लग देखो गोरा दा डिस्प्लेसमेंट दे x और दा वेलोसिटी दा v नॉट और माइनस v नॉट, मैक्सिमम वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी। सब इधर देखो ना, द ग्राफ ऑफ इट्स वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो अलगा डिस्प्लेसमेंट चे मैक्सिमम यूनिट पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट माने ये द x नॉट पे
और दाम माइनस एक्स नॉट दे जो पैक्स डिस्प्लेसमेंट माने वेलोसिटी जीरो भी करना। और जब डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा तो मीन पोजीशन की तरफ वो आता जाएगा इन एक्स नॉट माने वेलोसिटी सही जीरो। और जब ये आता जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो ये एक्स कम हो रहा है जीरो की तरफ आ रहा है, ये जीरो, तो वेलोसिटी बढ़ती 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 मीन पोजीशन पे जब एक्स जीरो हो जाएगा तो वी मैक्सिमम होगी ना। और फिर ये माइनस एक्स नॉट की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी या कम 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 कम, तो फिर वेलोसिटी वापस नीचे 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 नीचे। और फिर जब वापसी पे आएगा तो फिर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इलिप्टिकल राजी दा इलिप्स राजी। हाँ, ये मैंने इसलिए इधर एक्सप्लेन किया था तुम लोग फिर याद रहे इलिप्स बराजी। ओके, वही देखो समला दसिम। अब बस थोड़ा काम रहता है, आधा रहता है। A hollow metallic sphere is filled with 169, एक होलो मेटालिक स्फीयर है उसको पानी से भरवा दिया गया और नीचे से सुराख ड्रिल्ड, तो उससे ड्रॉप्स गिरेंगे ना, तो पहले उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर होगा तो ये लेंथ होगा टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल है ना। तो जब वाटर ड्रॉप होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा तो जब ये यहां तक आ जाएगा पानी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे चला जाता है तो लेंथ बढ़ गया, तो टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस, जब वो फर्स्ट इंक्रीजेस जब वो गिरता जाएगा और जब सारा पानी खत्म हो जाएगा तो ये खोखला हुआ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर ऊपर गया तो लेंथ कम हो जाएगा, तो फर्स्ट इंक्रीजेस देनो। The tension in the string of a simple pendulum is the tension in the string of a simple pendulum is maximum at mean position or minimum at extreme position or none of the above. जीरो इन द मीन लगा, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, जीरो तो कभी नहीं होता और कांस्टेंट भी नहीं होता, और मैक्सिमम इन द एक्सट्रीम पोजीशन ना मिनिमम एट द एक्सट्रीम और नन ऑफ दीज होएगी। A spring mass oscillate with the frequency will take the way to slowly accelerate up the frequency remain same। क्यों? क्योंकि मास स्प्रिंग सिस्टम में मास ऑसिलेट करता है अंडर एक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऑसिलेट नहीं कर रहा। एलिवेटर में पेंडुलम ऊपर जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होगी और टाइम पीरियड, एलिवेटर में पेंडुलम ऊपर जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रियल एपरेंट वेट की बात आती है, जी वैल्यू में फर्क आ जाता है। जब एक बॉडी में एक्सेलरेशन ए के साथ आप जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन कुछ और होगा, जी में फर्क आएगा। तो आप मुझे बताओ मास स्प्रिंग सिस्टम तो अंडर द एक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स ऑसिलेट करता है, उसके साथ तो जी की कोई जरूरत, जी का तो उसके साथ कोई मामला नहीं है। तो आप लोगों ने इधर अगर पेंडुलम आएगा तो फिर चेंज होगा। पेंडुलम अगर एक एलिवेटर में पेंडुलम ऊपर की तरफ जा रहे हैं विद एक्सेलरेशन ए तो इट्स टाइम पीरियड डिक्रीजेस, और जब नीचे आएगा तो टाइम पीरियड इंक्रीजेस। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इफेक्ट करेगा एलिवेटर में ऊपर नीचे आने से इफेक्ट करेगा पेंडुलम का, मास स्प्रिंग सिस्टम का कोई चेंज नहीं है, रिमेन्स कांस्टेंट। द bob of a pendulum is kept oscillating by gravitational force under the action of gravitational force। और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग इज 12 सेकंड ऑन अर्थ। अर्थ पे मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड 12 सेकंड है, तो मून पे कितना होगा, √6 गुना बढ़ जाएगा ना। वो ये सर वो जी पे डिपेंड ही नहीं करता। टाइम पीरियड ऑफ 2 पाई √m/k, इसमें जी की वैल्यू है तो खुदे जाने हमारा पेंडुलम टाइम पीरियड पर डिपेंड करी L/g, तो 12 सेकंड होगा ना। वो तो अंडर द एक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स में कुछ फर्क आएगा और टाइम पीरियड बड़ी इफेक्टिव टेक्निकल खबर। The angular momentum of moon is constant. Angle between center and transition acceleration is 90. If the time period increases 20%, 2 del plus del square by 100, 44%. जज़ाकल्लाह।